इमेजिन कीजिए कि आपने कई दिन लगाकर बहुत ध्यान से एक कूड़ा कर्नल को हाथ से डिजाइन किया है। आपने बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए शेयर्ड मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स को रीऑर्गेनाइज किया, इनर लूप्स को अनरोल किया और रजिस्टर यूसेज को तब तक ट्यून किया जब तक कि आपका कर्नल सिर्फ 45 माइक्रोसेकंड्स में रन न होने लगा। आपने अपना टेस्ट स्क्रिप्ट रन किया, वॉल क्लॉक टाइमर से टोटल रन टाइम मेजर किया और इसमें पूरे 3 सेकंड्स लग गए। ये सारा टाइम कहाँ चला गया? अगर आप कर्नल एग्जीक्यूशन को सिर्फ आइसोलेशन में मेजर करते हैं तो आप असल में एक माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, जबकि आपको एक सैटेलाइट व्यू की जरूरत है। आपका 45 माइक्रोसेकंड का कर्नल शायद बहुत बढ़िया हो सकता है, लेकिन अगर सीपीयू होस्ट थ्रेड लॉन्चेस के बीच डेटा स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर करने में ही 50 मिलीसेकंड्स ले लेता है, या अगर आपकी एप्लीकेशन पीसीआई बस पर डेटा के धीरे धीरे मूव होने का वेट करने में फंसी हुई है, तो आपका अल्ट्रा फास्ट कर्नल आपको नहीं बचा पाएगा। यहीं पर फुल सिस्टम परफॉर्मेंस एनालिसिस की एंट्री होती है। सिस्टम आर्किटेक्ट्स के रूप में हमें मैक्रोस्कोपिक एग्जीक्यूशन पाइपलाइन, सीपीयू थ्रेड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग, मेमोरी बसेस, कूडा ड्राइवर क्यूज और जीपीयू हार्डवेयर इंजनों के बीच के कॉम्प्लेक्स तालमेल को एनालाइज करना होगा। इस पूरी पिक्चर को देखने के लिए हमारा टूल ऑफ चॉइस एनवीडिया इनसाइट सिस्टम्स एनसिस है। सेक्शन ब्रेक। मैक्रो वर्स माइक्रो सिस्टम लेवल प्रोफाइलिंग पहले क्यों आती है? इनसाइट कंप्यूट एनसीयू जैसे डीप कर्नल प्रोफाइलर्स का यूज करने से पहले आपको हमेशा अपना ऑप्टिमाइजेशन वर्कफ्लो इनसाइट सिस्टम्स से शुरू करना चाहिए। एनसिस को एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की तरह समझें। यह आपको किसी एरोप्लेन के इंजन का इंटरनल सिलेंडर प्रेशर नहीं बताता, लेकिन यह आपको रनवे पर हर प्लेन को दिखाता है कौन सी फ्लाइट्स क्लियरेंस के वेट में ग्राउंडेड हैं और हवा में ट्रैफिक जाम कहां हो रहा है। यह डायग्राम एनवीडिया टूल्स का यूज करके जीपीयू प्रोफाइलिंग के 2 अलग अलग स्टेजेस को इलस्ट्रेट करता है। फर्स्ट स्टेज सिस्टम प्रोफाइलिंग, सीपीयू ओवरहेड, ट्रांसफर बैंडविड्थ और पाइपलाइन सिंक्रोनाइजेशन को एग्जामिन करके यह डिटरमाइन करती है कि क्या सीपीयू जीपीयू को एफिशिएंटली डेटा डिलीवर कर रहा है। सेकेंड स्टेज कर्नल प्रोफाइलिंग, रजिस्टर यूसेज, मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स और कंप्यूट एफिशिएंसी को एनालाइज करके यह एसेस करती है कि जीपीयू इंडिविजुअल ऑपरेशंस को कितने इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करता है। एनसिस आपके पूरे कंप्यूट स्टैक में लो ओवरहेड ट्रेसेस इकट्ठा करता है, जैसे होस्ट सीपीयू थ्रेड्स जिसमें ओएस रनटाइम कॉल्स ओएसआरटी, थ्रेड शेड्यूलिंग और सीपीयू कोर यूटिलाइजेशन शामिल हैं, कूडा ड्राइवर और रनटाइम एपीआई जिसमें लॉन्च कॉल लेटेंसी, मेमोरी एलोकेशन ओवरहेड और सिंक्रोनाइजेशन डिलेज शामिल हैं। हार्डवेयर इंजन जैसे एक्टिव जीपीयू कर्नेल्स, होस्ट टू डिवाइस H2D और डिवाइस टू होस्ट टू T2, H कॉपी इंजन और टेंसर कोर यूटिलाइजेशन और यूजर एनोटेशन जैसे एनवीडिया टूल्स एक्सटेंशन NVTX मार्कर्स जो कस्टम एप्लीकेशन डोमेन लॉजिक को लेबल करते हैं। पहले पूरी पाइपलाइन को प्रोफाइल करके आप जीपीयू ऑप्टिमाइजेशन की सबसे बड़ी गलती से बचते हैं, यानी किसी ऐसे कर्नेल को प्रीमैच्योरली ट्यून करना जो आपके एप्लीकेशन के टोटल रनटाइम के केवल 5% हिस्से के लिए जिम्मेदार है। सेक्शन ब्रेक। उबंटू कमांड लाइन से एनसिस रन को एग्जीक्यूट करना मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, डीप लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड एनवायरमेंट्स में आप अक्सर रिमोट हेडलेस लिनक्स सर्वर्स पर कोड चलाएंगे। आपके पास हमेशा उस मशीन पर सीधे चलने वाला जीयूआई नहीं होगा जो जीपीयू को होस्ट कर रही है। फॉर्च्यूनेटली एनसिस को एक पावरफुल लाइटवेट कमांड लाइन इंटरफेस CLI के साथ डिजाइन किया गया है। आइए उस स्टैंडर्ड प्रोफाइलिंग कमांड को देखते हैं जिसे आप अपने टर्मिनल पर इस्तेमाल करेंगे। यह कमांड एक स्पेसिफिक डेटा फाइल का यूज करके कंपाइल्ड बाइनरी एप्लीकेशन को एनालाइज करने के लिए एक परफॉर्मेंस प्रोफाइलिंग टूल रन करता है। यह ग्राफिक्स प्रोसेसर ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम रन टाइम्स और यूजर डिफाइंड कोड एनोटेशंस को ट्रेस करके एग्जीक्यूशन स्टैटिस्टिक्स गैदर करता है और रिजल्टिंग डेटा को एक रिपोर्ट फाइल में सेव करता है। आइए डिसेक्ट करते हैं कि इस इन्वोकेशन में हर एक फ्लैग वास्तव में क्या करता है। :\trace = CUDA, NVTX, OASRT:, यह ट्रेसिंग टारगेट्स को डिफाइन करता है। CUDA: ये CUDA रनटाइम और ड्राइवर API कॉल्स, मेमोरी कॉपीज और कर्नल एग्जीक्यूशन को कैप्चर करता है। NVTX: यह कस्टम एप्लीकेशन मार्कर्स को कैप्चर करता है, ओपन ब्रैकेट जिसे हम जल्द ही कवर करेंगे, क्लोज ब्रैकेट। OASRT: ये ऑपरेटिंग सिस्टम रनटाइम इवेंट्स जैसे कि मेमोरी एलोकेशंस, मैलोक, फ्री, PO, SIX, थ्रेड म्यूटेक्स, लॉक्स और सिस्टम कॉल्स को कैप्चर करता है। :stats = true: यह रन खत्म होने के तुरंत बाद
आपके टर्मिनल विंडो में ही टेक्स्ट समरी रिपोर्ट जनरेट करता है। ये आपको लोकल वर्कस्टेशन पर ट्रेस फाइल्स को मूव करने की ज़रूरत के बिना तुरंत डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स देता है। डैशो फुल अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर ट्रेस कोलन यह आउटपुट फाइल नेम बेस को स्पेसिफाई करता है। एनसिस एक फाइल प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम फुल अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर ट्रेस डॉट एनसिस रेप होगा। डबल डैश फोर्स ओवरराइट इक्वल टू ट्रू ओपन ब्रैकेट या डैश एफ ट्रू क्लोज ब्रैकेट कोलन यह उसी नाम की किसी भी मौजूदा ट्रेस फाइल को ओवरराइट करता है। रियल वर्ल्ड डिबगिंग के लिए एडवांस्ड फ्लैग्स। जब आप कॉम्प्लेक्स C++ एप्लीकेशंस या पायथन बाइंडिंग्स के साथ डील कर रहे हो तो आप अक्सर अपने पिटारे में कुछ और फ्लैग्स जोड़ना चाहेंगे कोलन। ये कमांड मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए एक पायथन स्क्रिप्ट को एनालाइज करने के लिए एक परफॉर्मेंस प्रोफाइलिंग टूल का यूज करता है। यह सेंट्रल प्रोसेसर को सैंपल करके, कॉल स्टैक को ट्रैक करके, ग्राफिक्स मेमोरी यूसेज को मॉनिटर करके और ग्राफिक्स एपीआई, डीप लर्निंग लाइब्रेरीज और लीनियर अलजेब्रा लाइब्रेरीज में ऑपरेशंस को ट्रेस करके एग्जीक्यूशन स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करता है और आउटपुट को एक डिटेल रिपोर्ट में सेव करता है। CU ब्लास कोमा CUDNN कोलन हाई लेवल लाइब्रेरी कॉल्स तक ट्रेसिंग को बढ़ाता है जिससे यह पहचानना आसान हो जाता है कि कब समय CU ब्लास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या CUDNN कन्वोल्यूशन के अंदर बीत रहा है। डबल डैश सैंपल इक्वल टू CPU कोलन यह पीरियोडिक CPU स्टैक सैंपलिंग को चालू करता है। अगर आपका GPU खाली बैठा है तो यह आपको बिल्कुल ये देखने की अनुमति देता है कि उस गैप के दौरान कौन सा CPU फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था। डबल डैश CUDA मेमोरी यूसेज इक्वल टू ट्रू कोलन यह समय के साथ GPU मेमोरी एलोकेशंस और डीएलोकेशंस को ट्रैक करता है जिससे आपको मेमोरी लीक या एलोकेशन ओवरहेड में अचानक आने वाले स्पाइक्स को पिन पॉइंट करने में मदद मिलती है। सेक्शन ब्रेक आउटपुट को इंटरप्रेट करना टर्मिनल समरीज वर्सेस GUI विजुअल टाइमलाइंस। एक बार जब अब आपका रन पूरा हो जाता है तो NSYS 2 फॉर्मेट में इनसाइट्स प्रदान करता है तुरंत मिलने वाली टेक्सटुअल CLI समरीज और रिच ग्राफिकल टाइमलाइन फाइल्स। टर्मिनल समरीज ओपन ब्रैकेट डबल डैश स्टैट्स इक्वल टू ट्रू क्लोज ब्रैकेट। टर्मिनल समरी आपको तुरंत एक हाई लेवल रिपोर्ट देती है। यह आमतौर पर CUDA कॉल ड्यूरेशंस और कर्नल एग्जीक्यूशन टाइम्स की डिटेल देने वाली कई टेबल्स प्रिंट करती है। यह प्रोफाइलिंग आउटपुट GPU ऑपरेशंस के लिए परफॉर्मेंस मैट्रिक्स डिस्प्ले करता है जिसमें वेरियस CUDA API फंक्शंस और GPU कर्नल्स के एग्जीक्यूशन टाइम, कॉल फ्रीक्वेंसी और एवरेज ड्यूरेशन की डिटेल्स दी गई हैं। यह दिखाता है कि डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन API रन टाइम का मेजॉरिटी हिस्सा कंज्यूम करता है जिसके बाद मेमोरी कॉपिंग और एलोकेशन आते हैं और साथ ही ये एक वेक्टर एडिशन कर्नल के एग्जीक्यूशन स्टैटिस्टिक्स को भी ट्रैक करता है। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल समरी को ध्यान से देखिए। क्या कुछ अलार्मिंग लगा? कर्नल खुद यानी वेक्टर एड कर्नल ने 100 रन्स में टोटल सिर्फ 0.45 मिलीसेकंड्स लिए। वहीं दूसरी तरफ CUDA डिवाइस सिंक्रोनाइज ने API रन टाइम का 62.4% खा लिया और CUDA मेमकॉपी ने 28.1% लिया। यह समरी आपको तुरंत बताती है कि वेक्टर एड कर्नल को और ऑप्टिमाइज मत कीजिए। कर्नल के आसपास का सिस्टम डिजाइन ही आपकी एप्लीकेशन को आगे बढ़ने से रोक रहा है। ग्राफिकल विजुअल टाइमलाइन .NSYS रैप जहां टेक्स्ट समरीज संभावित परफॉर्मेंस ट्रैप्स को फ्लैग करती हैं, वहीं विजुअल टाइमलाइन ग्राफ्स आपको दिखाते हैं कि वे ट्रैप्स कब और क्यों होते हैं। जनरेटेड .NSYS रैप फाइल को SCP या rsync का यूज करके अपनी डेस्कटॉप मशीन पर कॉपी करें और इसे NVIDIA Insight Systems GUI के अंदर ओपन करें। यह कमांड सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल का यूज करके एक रिमोट ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट सर्वर से लोकल मशीन पर सिस्टम प्रोफाइलिंग रिपोर्ट फाइल ट्रांसफर करता है। GUI में आपकी एप्लीकेशन पैरेलल ट्रैक्स के साथ एक हॉरिजॉन्टल टाइमलाइन के रूप में दिखाई देती है। यह डायग्राम CPU और GPU के बीच एक पैरेलल कंप्यूटिंग वर्कफ्लो की टाइमलाइन को दिखाता है। इसमें सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन फ्लो को दिखाया गया है जहां CPU थ्रेड्स डेटा प्रिपेयर करते हैं, होस्ट से डिवाइस पर मेमोरी कॉपी इनिशिएट करते हैं, GPU इंजन पर कंप्यूटेशन करने लॉन्च करते हैं और डेटा प्रिपरेशन की अगली साइकिल शुरू करने से पहले सिंक्रोनाइज करते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस राइट साइड में आगे बढ़ने वाले टाइम को रिप्रेजेंट करता है। वर्टिकल अलाइनमेंट आपको होस्ट के एक्शंस को डिवाइस के रिस्पॉन्स के साथ कोरिलेट करने देता है। होस्ट थ्रेड्स ये CPU एग्जीक्यूशन, NTX मार्कर्स और OS API कॉल्स दिखाता है। CUDA API ट्रैक यह CUDA लॉन्च कर्नल, CUDA malloc या CUDA स्ट्रीम सिंक्रोनाइज जैसे कॉल्स के अंदर स्पेंड किए गए टाइम का एग्जैक्ट विंडो दिखाता है।
कॉन्टेक्स्ट या स्ट्रीम्स ट्रैक, ये हार्डवेयर इंजनों पर होने वाले एक्चुअल एग्जीक्यूशन डेटा ट्रांसफर्स H2D या D2H और स्पेसिफिक स्ट्रीम्स में एग्जीक्यूट होने वाले GPU कर्नल्स को दिखाता है। सेक्शन ब्रेक, सिग्नेचर एंटी पैटर्न्स को डायग्नोज करना। जब एक NSYS टाइमलाइन को इंस्पेक्ट किया जाता है तो एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस इंजीनियर्स विजुअल एंटी पैटर्न्स को ढूंढते हैं, जो कि अलग लेआउट शिप्स होते हैं जो अंडरलाइंग सिस्टम आर्किटेक्चरल फ्लॉज को रिवील करते हैं। चलिए 3 क्लासिक सिग्नेचर बॉटलनेक्स को एनालाइज करते हैं। सिग्नेचर 1, द स्टार्विंग GPU होस्ट CPU लॉन्च ओवरहेड्स। विजुअल पैटर्न, GPU इंजन ट्रैक पर चौड़े खाली सफेद गैप्स। GPU काम का एक छोटा सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, फिर पूरी तरह से आइडल बैठ जाता है, जबकि CPU पर CUDA API ट्रैक कंटिन्यूअस एक्टिविटी या समय समय पर होने वाले बर्स्ट दिखाता है। यह डायग्राम GPU कंप्यूटिंग में एक परफॉर्मेंस बॉटलनेक को दिखाता है, जहां ग्राफिक्स प्रोसेसर 80% टाइम आइडल रहता है। यह एक टाइमलाइन दिखाता है जहां होस्ट साइड CPU प्रिपरेशन वर्क और API लॉन्च ओवरहेड सीक्वेंशियल GPU कर्नेल्स के एग्जीक्यूशन के बीच काफी डिले का कारण बनते हैं। रूट कॉसेस, क्रिटिकल पाथ पर CPU कंप्यूटेशन। CPU इंडिविजुअल कर्नेल लॉन्चेस के बीच में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, फाइल IO या इनपुट डेटा को पार्स कर रहा है। हाई लॉन्च लेटेंसी या पायथन इंटरॉप ओवरहेड। चैप्टर 30 में हमने पाइटॉर्च कस्टम ऑपरेटर्स और पायथन रनटाइम लेटेंसी के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप एक पायथन फॉर लूप के अंदर हजारों माइक्रो कर्नेल्स लॉन्च करते हैं तो पायथन ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक GIL, डायनेमिक टाइप रेजोल्यूशन और पाइबाइंड 11 रैपर कोड का ओवरहेड हर लॉन्च में 5 to 10 माइक्रोसेकंड्स ले सकता है। अगर आपका CUDA कर्नेल चलने में सिर्फ 2 माइक्रोसेकंड्स लेता है तो GPU अपना ज़्यादातर समय CPU थ्रेड द्वारा अगले कमांड बफर को इश्यू करने का वेट करने में ही बिता देगा। रेमेडिएशन, होस्ट प्री प्रोसेसिंग टास्क को टाइट एग्जीक्यूशन लूप से बाहर निकालें। लॉन्च कॉल ओवरहेड को कम करने के लिए छोटे सीक्वेंशियल कर्नेल्स को एक सिंगल बड़े कर्नेल में फ्यूज करें। कर्नेल लॉन्चेस के एक सीक्वेंस को एक बार कैप्चर करने और पूरे एग्जीक्यूशन ग्राफ को एक सिंगल API कॉल में ड्राइवर को डिस्पैच करने के लिए CUDA ग्राफ इंस्टेंशिएट CUDA ग्राफ लॉन्च का यूज करें। सिग्नेचर 2, द ब्रिक वॉल एक्सप्लिसिट होस्ट डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन। विजुअल पैटर्न, एक CUDA API कॉल जैसे CUDA डिवाइस सिंक्रोनाइज या CUDA स्ट्रीम सिंक्रोनाइज CPU ट्रैक पर एक सॉलिड ब्लॉक की तरह हॉरिजॉन्टली फैलता है, जिससे होस्ट थ्रेड को तब तक पूरी तरह से रुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है जब तक कि GPU स्ट्रीम पूरी तरह से ड्रेन न हो जाए। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक होस्ट CPU थ्रेड एक डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन कमांड का यूज करके अपनी एप्लीकेशन लॉजिक को पॉज करता है ताकि वह GPU इंजन के लॉन्ग रनिंग कर्नेल का एग्जीक्यूशन खत्म करने का वेट कर सके। रूट कॉसेस, डेवलपर्स अक्सर आसान डिबगिंग या लीनियर कोड कंट्रोल फ्लो के लिए लूप्स के अंदर एक्सप्लिसिट सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट्स रख देते हैं। ये C++ कोड ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट प्रोग्रामिंग में एक कॉमन परफॉर्मेंस पिटफॉल डेमोन्स्ट्रेट करता है, स्पेसिफिकली सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन के एक इनएफिशिएंट पैटर्न को दिखाता है। एक लूप के अंदर डेटा होस्ट से डिवाइस पर ट्रांसफर किया जाता है, एक कंप्यूटेशन कर्नेल लॉन्च किया जाता है, डिवाइस को सिंक्रोनाइज करने के लिए फोर्स किया जाता है और रिजल्ट्स वापस ट्रांसफर किए जाते हैं। यह ब्लॉकिंग सीक्वेंस कंकरेंट एग्जीक्यूशन को रोकता है और हार्डवेयर पाइपलाइन को स्टॉल करता है। हर बार जब CUDA डिवाइस सिंक्रोनाइज इन्वोक होता है तो मॉडर्न एसिंक्रोनस GPU हार्डवेयर पाइपलाइंस के सभी एडवांटेजेस गायब हो जाते हैं। CPU होस्ट थ्रेड GPU इंटरप्ट का वेट करते हुए स्लीप मोड में चला जाता है, जिससे CPU ड्राइवर के लिए फ्यूचर वर्क को क्यूइंग अप करने से रुक जाता है। रेमेडिएशन, प्रोडक्शन लूप्स में ग्लोबल CUDA डिवाइस सिंक्रोनाइजर कॉल्स को एलिमिनेट करें। फाइन ग्रेन्ड सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स का यूज करें, जैसे कि CUDA इवेंट्स, CUDA इवेंट रिकॉर्ड, CUDA स्ट्रीम वेट इवेंट, ताकि GPU पर सीधे स्ट्रीम्स के बीच डिपेंडेंसीज को एनफोर्स किया जा सके, जिससे CPU थ्रेड काम को एनक्यू करना जारी रखने के लिए फ्री रहे। सिग्नेचर 3, द स्टेयरकेस ऑफ डेथ अनओवरलैप्ड PCIe ट्रांसफर्स और पेजेबल मेमोरी। विजुअल पैटर्न, मेमोरी ट्रांसफर ऑपरेशंस H2D और D2H और GPU कर्नल एग्जीक्यूशंस एक सिंगल स्ट्रीम पर सीरियल सीक्वेंस में होते हैं, जैसे कॉपी, रन, कॉपी। ये डायग्राम एक सिंगल GPU स्ट्रीम में सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन टाइमलाइन को दिखाता है। ये होस्ट टू डिवाइस डेटा ट्रांसफर, कर्नल एग्जीक्यूशन और डिवाइस टू होस्ट ट्रांसफर को वन आफ्टर अंदर होते हुए दिखाता है।
इस सीक्वेंशियल फ्लो का रिजल्ट जीरो कॉन्करेंसी होता है, जिससे जब जीपीयू कंप्यूट इंजन एक्टिव होता है तब हार्डवेयर कॉपी इंजन आइडल रहते हैं। चैप्टर 16 पीसीआई बस बैंडविड्थ कंस्ट्रेंट्स में हमारे डीप डाइव को याद करें। फिजिकल पीसीआई बस में सेपरेट रीड और राइट चैनल्स होते हैं जो जीपीयू के एग्जीक्यूशन इंजनों के साथ साथ कॉन्करेंटली काम करते हैं। अगर आप सिंक्रोनस मेमोरी कॉपीज इश्यू करते हैं तो आप इन इंडिपेंडेंट हार्डवेयर पाइपलाइंस को एक दूसरे का वेट करने के लिए फोर्स करते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टैंडर्ड सी प्लस मैलोक या न्यू के जरिए एलोकेटेड स्टैंडर्ड होस्ट मेमोरी यानी पेजेबल मेमोरी का यूज करके कूडा मेम कॉपी कॉल करते हैं तो कूडा ड्राइवर पीसीआई पर सीधे मेमोरी ट्रांसफर नहीं कर सकता। ड्राइवर को चुपचाप एक इंटरनल टेम्परेरी स्टेजिंग बफर एलोकेट करना होगा। आपकी पेजेबल मेमोरी से पिन मेमोरी में एक सिंक्रोनस सीपीयू मेमो कॉपी परफॉर्म करनी होगी और उसके बाद ही पीसीआई ट्रांसफर इनिशिएट करना होगा। यह डायग्राम सीपीयू होस्ट मेमोरी से जीपीयू तक के डेटा ट्रांसफर पाथ को दिखाता है। यह दिखाता है कि पेजेबल होस्ट मेमोरी सीपीयू रैम में पिंड स्टेजिंग मेमोरी में कॉपी हो रही है, जिसे फिर पीसीआई एक्सप्रेस बस के जरिए ग्राफिक्स कार्ड मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है। यह हिडन सीपीयू स्टेजिंग कॉपी आपकी ट्रांसफर लेटेंसी को बहुत बढ़ा देती है और अनएक्सपेक्टेड सीपीयू यूटिलाइजेशन स्पाइक्स इंट्रोड्यूस करती है। रेमेडिएशन, जैसा कि हमने चैप्टर 25 नॉन ब्लॉकिंग स्ट्रीम्स और पिंड होस्ट मेमोरी में एस्टेब्लिश किया था, ट्रू पाइपलाइंड एग्जीक्यूशन के लिए दो फंडामेंटल इनग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। पहला, पिंड होस्ट मेमोरी कूडा होस्ट एलोकेट या कूडा मैलोक होस्ट का यूज करके होस्ट एरेज एलोकेट करें। पिंड मेमोरी ओएस में फिजिकल पेज टेबल्स को लॉक कर देती है, जिससे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए इंजन बिना सीपीयू इंटरवेंशन के पीसीआई पर सीधे जीपीयू में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा, सेपरेट स्ट्रीम्स पर एसिंक्रोनस मेमोरी ट्रांसफर्स। मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्ट्रीम्स में सिंक्रोनस कूडा मेम कॉपी कॉल्स को कूडा मेम कॉपी एसिंक से रिप्लेस करें। यहां बताया गया है कि आप एक सीरियल पाइपलाइन को पूरी तरह से ओवरलैप्ड कंकरेंट पाइपलाइन में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। यह C++ कोड दिखाता है कि कूडा स्ट्रीम्स का यूज करके जीपीयू परफॉर्मेंस को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। यह एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर्स को अलाउ करने के लिए पिंड होस्ट मेमोरी एलोकेट करता है। वर्कलोड को छोटे चंक्स में डिवाइड करके ये मल्टीपल कॉन्करेंट स्ट्रीम्स में होस्ट से डिवाइस तक के कॉपी ऑपरेशंस, कर्नल एग्जीक्यूशन और वापस होस्ट तक के कॉपी ऑपरेशंस को ओवरलैप करता है। यह पाइपलाइनिंग टेक्निक पैरेलल में कंप्यूटेशन और डेटा ट्रांसफर्स को रन करके हार्डवेयर यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करती है। जब आप इस अपडेटेड कोड को एनसिस में इंस्पेक्ट करते हैं तो स्टेयरकेस ऑफ डेथ एक ब्यूटीफुली इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन पैटर्न में बदल जाता है। यह डायग्राम जीपीयू प्रोग्रामिंग में मल्टीपल स्ट्रीम्स का यूज करके ओवरलैपिंग डेटा ट्रांसफर्स और कंप्यूटेशन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जो दिखाता है कि कैसे होस्ट टू डिवाइस ट्रांसफर्स, कर्नेल एग्जीक्यूशंस और डिवाइस टू होस्ट ट्रांसफर्स कॉन्करेंटली रन करते हैं ताकि हार्डवेयर यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज और ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम को रिड्यूस किया जा सके। जब स्ट्रीम 1 अपने कर्नल को एग्जीक्यूट कर रही होती है, उसी समय स्ट्रीम 2 होस्ट डेटा को H2D PCIe लाइन पर ट्रांसफर कर रही होती है। हार्डवेयर यूटिलाइजेशन ड्रामेटिकली बढ़ जाता है और टोटल वॉल क्लॉक रन टाइम बहुत कम हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। NVTX NVIDIA टूल्स एक्सटेंशन के साथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ऐड करना। जब आप कॉम्प्लेक्स C++ या पायथन कोडबेस को प्रोफाइल कर रहे होते हैं तो रॉ टाइमलाइंस जल्दी ही ओवरवेलमिंग हो सकती हैं। आप बिना किसी क्लियर इंडिकेशन के सैकड़ों अनाम CUDA API कॉल्स और कर्नल लॉन्चेस देख सकते हैं कि उन्हें किस एप्लीकेशन सबसिस्टम ने इश्यू किया था। क्या वह कर्नल लॉन्च डेटा प्री प्रोसेसिंग, मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन या पोस्ट प्रोसेसिंग का पार्ट था। NVIDIA टूल्स एक्सटेंशन NVTX लाइब्रेरी आपको अपनी टाइमलाइन में कस्टम कलर कोडेड टेक्स्ट रेंजेस इंजेक्ट करने की परमिशन देकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। C++ में NVTX को इंटीग्रेट करना। C++ में NVTX का यूज करने के लिए NVTX3 या nvtoolsx.h हेडर को इंक्लूड करें, जो CUDA टूलकिट के साथ स्टैंडर्ड आता है, और NVTX रेंज पुश A और NVTX रेंज पॉप का यूज करके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फेजेस को रैप करें। यह C++ कोड डेमोन्स्ट्रेट करता है कि प्रोफाइलिंग के लिए NVIDIA टूल्स एक्सटेंशन लाइब्रेरी का यूज करके एक CUDA डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन को कैसे इंस्ट्रूमेंट करना है। इसकी शुरुआत टाइमलाइन पर एक होस्ट साइड प्री प्रोसेसिंग फेज को मार्क करने से होती है। यह डेटा प्रिपरेशन परफॉर्म करता है और फिर उस फेज के एंड को मार्क करता है। इसके बाद यह GPU बाउंड मैट्रिक्स ऑपरेशंस को ट्रैक करने के लिए एक कस्टम कलर्ड प्रोफाइलिंग रीजन को कॉन्फ़िगर करता है।
एक एसिंक्रोनस मेमोरी ट्रांसफर और एक जीपीयू कंप्यूट कर्नेल को इनिशिएट करता है और जीपीयू प्रोसेसिंग फेज के एंड को मार्क करके कंक्लूड करता है। पायथन या पायटॉर्च में एनवीटीएक्स को इंटीग्रेट करना। अगर आप पायथन कोड या पायटॉर्च ऑपरेटर्स को प्रोफाइल कर रहे हैं, जैसा कि चैप्टर 30 में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो पायटॉर्च torch.cuda.nvtx के थ्रू एनवीटीएक्स के लिए इनबिल्ट बाइंडिंग्स प्रोवाइड करता है। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि पायटॉर्च और कूडा प्रोफाइलिंग टूल्स का यूज करके एक डीप लर्निंग ट्रेनिंग स्टेप को कैसे इंस्ट्रूमेंट करना है। यह फॉरवर्ड प्रोपेगेशन, बैकवर्ड प्रोपेगेशन और ऑप्टिमाइजर अपडेट्स की बाउंड्रीज को मार्क करता है, जिससे डेवलपर्स मॉडल ट्रेनिंग के दौरान हर स्टेज की परफॉर्मेंस को एनालाइज और ऑप्टिमाइज कर सकें। जब आप इनसाइड सिस्टम्स GUI में ट्रेस फाइल को ओपन करते हैं, तो NVTX मार्कर CPI ट्रैक्स के ठीक ऊपर क्लीन, रीडेबल बैनर्स के रूप में दिखाई देते हैं। यह डायग्राम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट ऑपरेशंस की टाइमलाइन को दिखाता है और यह दर्शाता है कि कैसे डेटा प्री प्रोसेसिंग और मैट्रिक्स कैलकुलेशंस के लिए कस्टम एप्लीकेशन मार्कर्स असिंक्रोनस मेमोरी कॉपीज और कर्नेल लॉन्चेस के साथ अलाइन होते हैं। NVTX मार्कर्स ऐड करने से आप टाइमलाइन की इरेगुलरिटीज को तुरंत अपने सोर्स कोड में स्पेसिफिक फंक्शंस, मॉड्यूल्स या इटरेशंस से मैप कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। हैंड्स ऑन केस स्टडी। एक मिक्स्ड बॉटलनेक एप्लीकेशन को फिक्स करना। आइए एक एंड टू एंड परफॉर्मेंस डायग्नोस्टिक वर्कफ्लो को समझें। इमेजिन करें कि हमें एक रियल टाइम इमेज प्रोसेसिंग पाइपलाइन को ऑप्टिमाइज करने का टास्क दिया गया है। एप्लीकेशन एक एक्सटर्नल कैमरा इंटरफेस से फ्रेम्स रिसीव करता है, उन्हें GPU पर प्रोसेस करता है और आउटपुट को वापस डिस्क पर राइट करता है। इनिशियल प्रोफाइलिंग रन। हम अपनी बेसलाइन एप्लीकेशन को एनसिस के अंडर रन करते हैं। यह कमांड एक इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन को एनालाइज करने के लिए एक प्रोफाइलिंग टूल रन करता है, जो परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स को कैप्चर करके और हार्डवेयर एक्सीलरेशन इवेंट्स को ट्रेस करके एक बेसलाइन रिपोर्ट सेव करता है। CLI स्टैटिस्टिक्स नीचे दी गई समरी प्रेजेंट करते हैं। यह टेबल कूडा API कॉल्स के लिए प्रोफाइलिंग स्टैटिस्टिक्स डिस्प्ले करता है, जो मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी कॉपिंग और डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन ऑपरेशंस के लिए एग्जीक्यूशन टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल कॉल्स और एवरेज ड्यूरेशंस दिखाता है, जिसमें मेमोरी एलोकेशन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कंज्यूम कर रहा है। GUI में बेसलाइन रन .nsys रेप को ओपन करने से 2 कैटास्ट्रोफिक बॉटलनेक्स का पता चलता है। रिपीटेड एलोकेशंस कूडा मैलॉक। प्राइमरी प्रोसेसिंग लूप के अंदर प्रोग्राम हर सिंगल फ्रेम पर कूडा मैलॉक और कूडा फ्री को कॉल करता है। टाइमलाइन में कूडा मैलॉक कूडा API लाइन पर मैसिव ब्लॉक्स की तरह दिखाई देता है। कूडा मैलॉक को कॉल करने के लिए कूडा ड्राइवर के अंदर एक सिंक्रोनस एलोकेशन लॉक की जरूरत होती है, जिससे सभी एसिंक्रोनस GPU स्ट्रीम्स रुक जाती हैं। सीरियल मेमोरी ट्रांसफर्स कूडा मेम कॉपी। फ्रेम्स को सीरियल सीक्वेंस में स्टैंडर्ड पेजेबल मेमोरी का यूज करके होस्ट से डिवाइस में ट्रांसफर किया जाता है। अप्लाइंग सिस्टम आर्किटेक्चर फिक्सेस। इन बॉटलनेक्स को रिजॉल्व करने के लिए हम एप्लीकेशन को रिस्ट्रक्चर करते हैं। प्री एलोकेट मेमोरी बफर्स। एप्लीकेशन इनिशियलाइजेशन के दौरान एक बार परसिस्टेंट GPU वर्किंग मेमोरी बफर्स को एलोकेट करें, जिससे इनर लूप से सभी कूडा मैलॉक कॉल्स एलिमिनेट हो जाएं। यूज पिंड मेमोरी और रिंग बफर्ड स्ट्रीम्स। कूडा मैलॉक होस्ट का यूज करके पिंड होस्ट मेमोरी में इनपुट या आउटपुट बफर्स एलोकेट करें। 4 कूडा स्ट्रीम्स का एक पूल बनाएं और रिंग बफर पाइपलाइन में फ्रेम्स को प्रोसेस करें। यह कूडा ऑप्टिमाइजेशन वर्कफ्लो दिखाता है कि मेमोरी को प्री एलोकेट करके और कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन स्ट्रीम्स का यूज करके ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। यह प्रोसेस स्ट्रीम्स का एक पूल सेट अप करने और शुरू में ही पिंड होस्ट डिवाइस मेमोरी एलोकेट करने से शुरू होता है, ताकि रन टाइम एलोकेशन डिलेज को एलिमिनेट किया जा सके। मेन प्रोसेसिंग लूप के दौरान डेटा फ्रेम्स को अलग अलग स्ट्रीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। हर फ्रेम का इनपुट एसिंक्रोनसली डिवाइस पर ट्रांसफर किया जाता है, फिर उसे पैरेलल कंप्यूटिंग कर्नल के जरिए प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद रिजल्ट्स को वापस होस्ट सिस्टम पर एसिंक्रोनसली कॉपी कर दिया जाता है। फाइनली सिस्टम सभी ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करता है, ताकि यह एंश्योर किया जा सके कि सभी पैरेलल टास्क कंप्लीट हो गए हैं। वेरिफिकेशन प्रोफाइलिंग रन। हम अपनी रिवाइज्ड एप्लीकेशन को रीप्रोफाइल करते हैं। यह कमांड एक इमेज प्रोसेसिंग प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए NVIDIA इनसाइट सिस्टम्स प्रोफाइलिंग टूल का यूज करती है। यह स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन को इनेबल करती है और कूडा और NVIDIA टूल्स एक्सटेंशन दोनों एक्टिविटीज को ट्रेस करती है, जिससे रिजल्टिंग प्रोफाइल रिपोर्ट एक डेजिग्नेटेड फाइल में सेव हो जाती है।
रिजल्टिंग CLI समरी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंप्रूवमेंट दिखाती है। यह प्रोफाइलिंग रिपोर्ट CUDA API परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स डिस्प्ले करती है, जो अलग अलग ऑपरेशंस के लिए टाइम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती है। मैट्रिक्स ये इंडिकेट करते हैं कि एसिंक्रोनस मेमोरी कॉपीज ज़्यादातर एग्जीक्यूशन टाइम कंज्यूम करती हैं। इसके बाद कर्नेल लॉन्चेस आते हैं और डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन रन टाइम का बचा हुआ छोटा हिस्सा लेता है। टोटल एग्जीक्यूशन टाइम 5.0 सेकेंड से ड्रॉप होकर 0.6 सेकेंड्स हो गया, जो लगभग 8.3 टाइम्स परफॉर्मेंस स्पीड अप है। डायनेमिक एलोकेशन ओवरहेड CUDA मैलॉक एग्जीक्यूशन लूप से गायब हो गया। मेमोरी ट्रांसफर्स और कर्नेल एग्जीक्यूशन अब मल्टीपल स्ट्रीम्स में कॉन्करेंटली रन होते हैं। सेक्शन ब्रेक। लुकिंग अहेड, मैक्रोस्कोपिक से माइक्रोस्कोपिक प्रोफाइलिंग में ट्रांजिशन करना। इनसाइड सिस्टम्स के साथ अब आपके पास होस्ट डिवाइस पाइपलाइंस को एनालाइज करने, सिंक्रोनाइजेशन स्टॉल्स को क्लीन अप करने, PCIe पर मेमोरी ट्रांसफर्स को पाइपलाइन करने और ये एश्योर करने के टूल्स हैं कि आपके GPU हार्डवेयर इंजन काम से पूरी तरह सैचुरेटेड रहें। एक बार जब आपका सिस्टम वाइड टाइमलाइन दिखाता है कि आपका GPU बिना किसी CPU लॉन्च डिलेज या PCIe ट्रांसफर स्टॉल्स के कंटिन्यूअसली कर्नल्स एग्जीक्यूट कर रहा है, तो आपके एप्लीकेशन ने मैक्रोस्कोपिक एफिशिएंसी हासिल कर ली है। इस पॉइंट पर प्राइमरी बॉटलनेक सिस्टम आर्किटेक्चर से कर्नल माइक्रो आर्किटेक्चर पर शिफ्ट हो जाता है। एक सिंगल आइसोलेटेड कर्नल GPU सिलिकॉन पर स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स, SMAs, शेयर्ड मेमोरी बैंक्स, रजिस्टर फाइल्स और वार्प शेड्यूलर्स को कितने एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहा है। उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें इनसाइट सिस्टम्स द्वारा प्रोवाइडेड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम व्यू से इनसाइट कंप्यूट NCU द्वारा प्रोवाइडेड माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रक्शन लेवल व्यू पर जूम इन करना होगा। सेक्शन 31.4 में हम इंडिविजुअल कर्नल माइक्रो आर्किटेक्चर को प्रोफाइल करने, वार्प डाइवर्जेंस को डायग्नोज करने, रूफलाइन मेमोरी बैंडविड्थ बाउंड्स को मेजर करने और हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन लेवल तक एग्जीक्यूशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए इनसाइट कंप्यूट को ओपन अप करेंगे।